दिलजीत ने फिल्म का इमोशनल साइड संभाला तो अर्जुन रामपाल ने हीरो वाला कैरेक्टर पकड़ा। दोनों ने एक्टिंग के मामले में पंजाब में इस लेवल की हत्याएं हुई थी उस समय पे, हिंदुओं की भी और सिख दूसरे सिखों को भी मार रहे थे। आप सोचिए ना, अमर सिंह चमकीला को किसने मारा आज तक नहीं। मैं फोटो यहाँ पे लगानी चाहता हूँ बट लगाऊंगा नहीं, क्योंकि वो सीन इतना इंपॉर्टेंट सीन है ना फिल्म का, जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट चाहिए और वो इंपैक्ट छोड़ने में गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, वो कहावत होती है। लेकिन क्या कंडीशन ऐसी हो जानी चाहिए थी कि गेहूं खत्म हो चुका है फिर भी घुन को लगातार पीसा जा रहा है क्योंकि किसी को नौकरी में प्रमोशन मिल रहा है। कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई पंजाब की कंडीशन और कश्मीर की कंडीशन लगभग सेम थी, यहाँ थोड़ा सा अंतर है। जैसे हेलो दोस्तों, राम राम। तो दोस्तों फाइनली पंजाब 95 नाम की फिल्म, जिसके डायरेक्टर हनीत रेहान है और फिल्म में दिलजीत दोसांझ, अर्जुन रामपाल और भी कई चर्चित चेहरे हैं, वो फाइनली सतलुज नाम से रिलीज हो गई है। ओटीटी पर रिलीज हुई है। शायद फिल्म में 2-3 साल का, पता नहीं 2 साल का ठीक ठाक इसमें डिले हुआ है। ये थिएटर में रिलीज होनी थी, क्यों डिले हुई है फिल्म, और करंट गवर्नमेंट को इससे क्या प्रॉब्लम थी। अब पता नहीं गवर्नमेंट को प्रॉब्लम थी, सेंसर बोर्ड को प्रॉब्लम थी, और करंट गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए थी, क्योंकि ये फिल्म टेक्निकली जहां मार रही है वो कांग्रेस शासन की, प्रशासन की, उनकी व्यवस्था की मार रही है। 80s के समय, 90s के समय पंजाब, उसके मुख्यमंत्री, उसकी पुलिस और केंद्र को भी आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं। फिर क्यों सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को लेकर के, इसके थिएटर रिलीज को लेकर के 127 कट्स की मांग की थी। जी हाँ, 127 कट्स। भाई पिक्चर ही काट दो ना पूरी। थिएटर रिलीज के लिए मांग की गई थी, जो कि शायद फिल्म के मेकर्स ने कबूल नहीं किया। तो फिल्म फाइनली ओटीटी पर रिलीज हुई है, ZEE5 पर रिलीज हुई है। मुझे तो लगता है शायद ये प्लान्ड था, क्योंकि जितना फिल्म पंजाब इलेक्शन के पास रिलीज होगी उतना करंट गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को या उसके साथियों को, जो शायद पंजाब चुनाव में आगे हो सकते हैं, उनको फायदा होगा और पंजाब में कांग्रेस को फिल्म नुकसान पहुंचा सकती है। क्या फिल्म में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। फिल्म का रिव्यू करने का प्रयास करूंगा और नॉर्मली पॉलिटिक्स समझने वाले समझ जाएंगे चीज कि मैं क्या बात कर रहा हूं, क्योंकि पॉलिटिकल है, सीधी सी बात है स्टोरी। लेकिन फिल्म की पॉलिटिक्स से पहले, स्टोरी से पहले, नैरेटिव से पहले, एजेंडा है या नहीं, प्रोपेगेंडा है या नहीं, इससे पहले फिल्म कितनी सही है, कितनी गलत है, ये सब बातें लास्ट में करूंगा। सबसे पहले फिल्म मेकिंग पे बात करूंगा फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में। एक्टिंग, फिल्म की बात करेंगे, सिनेमाटोग्राफी की बात करेंगे, टेक्निकलिटीज की बात करेंगे, और सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में बात करूंगा फिल्म के नैरेटिव की और पूरे पॉलिटिक्स की। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर करें, और फिल्म देखनी है नहीं ये आप वीडियो के अंत तक समझ जाओगे। तो क्योंकि स्टोरी की बात एंड में करनी है तो सबसे पहले डायलॉग्स यानी कि संवादों की बात कर लेता हूं। फिल्म में हिंदी पंजाबी मिक्स है, थोड़ी बहुत पंजाबी यदि आप समझते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप एकदम ही पंजाबी नहीं समझते हैं, बिल्कुल डब्बा गोल जिसे कह देते हैं कि एक शब्द भी समझ नहीं आता, तो फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई है, तो यानी कि सबटाइटल्स अवेलेबल होंगे। थोड़ा एक पंगा डायलॉग्स का है, कुछ पॉइंट्स पे फिल्म के कुछ सीन्स पे मुझे अजीब सा लगा। जैसे दिलजीत का जो हमारा कैरेक्टर है वो अधिकतर जगह हिंदी बोल रहा है, क्योंकि वो बैंक का कर्मचारी है, तो शायद डायरेक्टर के दिमाग में ये होगा। वो पब्लिक डीलिंग करता है, जिससे उसकी हिंदी भी नॉर्मल है और उसकी नेचुरली जबान पे चढ़ी हुई है, क्योंकि उसे पब्लिक डीलिंग करनी होती है। बैंक में बहुत तरह के लोग आते हैं, पंजाब में थोड़ी हल्की पंजाबी समझने वाले लोग भी रहते हैं जो हिंदी मेनली बोलते हैं। तो दिलजीत का जो पात्र है वो कहीं कहीं पंजाबी बोलता दिखा है, लेकिन कुछ सीन अजीब इस तरीके से लगते हैं कि जब वो पिंड में है, बूढ़े लोगों के बीच में है जो एकदम अनपढ़ लग रहे हैं, गरीब ठेठ लग रहे हैं, उनके बीच में वो हिंदी में बात कर रहा है हमारा पात्र। वो डायलॉग्स असल में उन लोगों के लिए नहीं है, वो जनता को पूरा केस समझाने के लिए थे। शायद इसलिए डायरेक्टर ने हिंदी प्रेफर की होगी, पर वो सीन मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि दिलजीत ऐसे सीन्स में हिंदी बोल रहे हैं और वो जो बूढ़े लोग हैं वो एकदम ठेठ पंजाबी में जवाब दे रहे हैं। तो वहां पे अगर दिलजीत से भी पंजाबी बुलवाई जाती तो सही लगता, ऑडियंस थोड़ा दिमाग लगा लेती। भाई इतनी गंभीर फिल्म आप बना रहे हो, इतने गंभीर विषय पे आप बना रहे हो, कोई टिकटॉकिया या निब्बे तो ये फिल्म देखेंगे नहीं, वो तो है नहीं, वो अल्फा टाइप की सीरियस फिल्म है, सीरियस लोग देखेंगे, और सीरियस लोगों को अपना दिमाग चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन थोड़ा सा उसे स्पून फीड कह लूंगा, जो भी वहां हिंदी बुलवाई गई है, तो केसेस या सीरियसनेस आपको ठीक से समझ आ जाएगी अगर आप पंजाबी नहीं भी समझते हैं तो। एक्टिंग की बात करूंगा, दिलजीत दोसांझ से पहले अर्जुन रामपाल की बात करूंगा। अर्जुन रामपाल पहले तो फिल्म के नरेटर थे, फर्स्ट हाफ में वो नरेटर रहे हैं। मुझे तो सच में ऐसा लग रहा था कि शायद नरेटर ही हैं पूरी फिल्म में, लेकिन वो CBI ऑफिसर हैं, और ये बात हमें पता चलती है सेकेंड हाफ में। अर्जुन रामपाल ऐसे रोल बहुत तगड़े पकड़ता है भाई, बढ़िया घुसता है रोल में, और यहाँ भी उन्होंने वही किया है। आंखों से एक्टिंग करने की इस बंदे को जो महारत हासिल है ना, वो लाइक अनमैचेबल है। बहुत से लोग हैं बॉलीवुड में, लेकिन हाँ, अर्जुन रामपाल इज वन ऑफ देम, और बहुत अच्छा उन्होंने अपना रोल किया है। बाकी तो आप लोग जानते ही हो। बोल बेटा।
दिलजीत दोसांझ पे आता हूं। जसवंत सिंह का पात्र उन्होंने निभाया है, खाली फर्स्ट हाफ में वो हैं और क्लाइमैक्स में हैं। सेकंड हाफ मेनली पूरा अर्जुन रामपाल ने ही कैरी किया है। आप ये मान सकते हो कि फर्स्ट हाफ का हमारा प्रोटैगनिस्ट दिलजीत दोसांझ का पात्र है और सेकंड हाफ का अर्जुन रामपाल का पात्र है। सेकंड हाफ में दिलजीत के कैरेक्टर का एक सीन है, वैसे तो क्लाइमैक्स में थोड़ा और भी है रोल, लेकिन एक सीन पर्टिकुलरली है सेकंड हाफ में, बहुत स्पेसिफिकली उसकी बात मेरा करने का मन भी है। मैं फोटो यहाँ पे लगानी चाहता हूं बट लगाऊंगा नहीं, क्योंकि वो सीन इतना इंपॉर्टेंट सीन है ना फिल्म का, क्योंकि वो उस मोमेंट में फिल्म में दिखता है जहां पे आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट चाहिए और वो इंपैक्ट छोड़ने में कामयाब रहा है। तो अगर मैंने वो फोटो यहाँ पे लगा दी तो उस समय जब आप फिल्म देख रहे होंगे तो आपका वो अनुभव खराब हो जाएगा, आपको वो इंपैक्ट महसूस नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं लगाऊंगा। दिलजीत का रोल सीरियस रोल था और दिलजीत सीरियस रोल ठीक ठाक कर लेता है, हमने देखा है। कॉमेडी में वो अपने टाइप की कॉमेडी करता है, जो भी वही जट एंड जूलियट वगैरह, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपनी छाप छोड़ने में पूरी तरह कामयाब रहा। मोर ऑन द इमोशनल साइड ऑफ द मूवी हम ये कह सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से भाई अर्जुन रामपाल स्टोल द शो। दिलजीत के कुछ मूवमेंट्स हैं जैसे क्लाइमैक्स में जो आते हैं वो आपको झकझोर देंगे। तो मैं ये कहूंगा कि दिलजीत ने फिल्म का इमोशनल साइड संभाला तो अर्जुन रामपाल ने हीरो वाला कैरेक्टर पकड़ा और दोनों ने एक्टिंग के मामले में तो फिल्म की नैया पार लगा दी, मानना पड़ेगा। बढ़िया एक्टिंग करी है दोनों ही एक्टर्स ने। एक्ट्रेस गीतिका विद्या ये जसवंत के पात्र की पत्नी परमजीत के रोल में है। उनका रोल एक पात्र के अकॉर्डिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इमोशनली बहुत इंपॉर्टेंट था और वो करने में वो एकदम कामयाब रही। ठीक ठाक उनका स्क्रीन टाइम है और अच्छी एक्टिंग वो करके गई हैं। वरुण बदोला वकील की भूमिका में है, बढ़िया एक्टर हैं, इनको कई जगह देखा है, आपने भी देखा होगा। स्क्रीन टाइम इनका कम था लेकिन हाँ इनका रोल भी इंपैक्टफुल था। कोर्ट रूम का एक सीन है जहां पे थोड़ी सी देर में ही वो इंप्रेसिव काम करके जाते हैं। सुग्गा का कैरेक्टर जिस एक्टर ने निभाया, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग। नेगेटिव लाइट में दिखा ये कैरेक्टर, सीधी सी बात है, लेकिन एक कॉन्वर्सेशन है इस कैरेक्टर की और अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर के बीच में। वो आपको दोनों तरफ का पर्सपेक्टिव दिखाएगी कि पंजाब पुलिस किस तरीके से काम कर रही है और सीबीआई का अफसर जो हमारा अर्जुन रामपाल का पात्र है उसकी आइडियोलॉजी या उसका पर्सपेक्टिव क्या है चीजों को लेकर के। तो पंजाब पुलिस भी जब अपना पर्सपेक्टिव रखती है तो कैसे वो अपनी कहानी बता रही है कि उनके डीआईजी को किस तरीके से लोगों ने घेर के मारा, मिलिटेंट्स ने मारा, आतंकियों ने मारा, तो आप थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हो कि हाँ भाई ये भी एक साइड ऑफ स्टोरी है। लेकिन एक वो जो चोर पुलिस का गेम चल रहा है उससे आप वाकिफ होते हो कि भाई पुलिस भी क्या गुंडे की तरह एक्ट कर रही है, पर क्या पुलिस गुंडे की तरह एक्ट कर रही है वो जरूरी है या नहीं, ऐसे बहुत तरीके के सवाल ये फिल्म आपको देकर जाती है। कमलजीत सिंह पुलिस प्रमुख बने हैं। केपीएस गिल को हम सब जानते हैं, उनका नाम चेंज किया है यहाँ पे। सीएम बेअंत सिंह जो उस समय पे थे पंजाब के 95 के समय, उनका भी नाम चेंज किया है, अनंत सिंह उसको कर दिया। दोनों एक्टर्स ने अच्छी भूमिका निभाई है। काइंड ऑफ नेगेटिव लाइट, क्योंकि फिल्म का थीम ऐसा ही था, वो तो दिखाया है, लेकिन ये भी दिखाया कि कैसे ऊपर वाले काम करते हैं और नीचे वालों पर उसका इंपैक्ट पड़ता है, ये आप फिल्म में देखेंगे। बेअंत सिंह के साथ हालांकि जो उनका अंत हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ था, हम जानते हैं। चलो इसके बारे में आगे बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में। टेक्निकलिटीज पे आ जाता हूं। सिनेमेटोग्राफी लगभग वही सिंपल सोबर सी सिनेमेटोग्राफी है, कुछ उतना बड़ा टेक्निकल करने को था नहीं। कंटेंट बेस्ड, एक्टिंग बेस्ड, डायलॉग बेस्ड, स्टोरी बेस्ड ये फिल्म थी। मोर ओवर हम बायोपिक कह सकते हैं, तो उतनी टेक्निकलिटीज या ट्रिक्स दिखाने का स्कोप नहीं था सिनेमाटोग्राफर के पास। थोड़ा सा लाइट का इशू लगा मुझे फिल्म में, अब पता नहीं है जानबूझ के किया है या हो गया है। पूरी फिल्म डार्क टोन नहीं है, ऐसा लग रहा है डार्कनेस में ही है। वो गेम ऑफ थ्रोन्स का एक एपिसोड था ना जैसे, वो वैसा सा लगा मुझे। लगभग पूरी फिल्म में अंधेरा है, पता नहीं है क्यों किया है, लेकिन अब वही है, ओटीटी पे फिल्म है तो आप अपने टीवी की, लैपटॉप की, फोन की, जहां पे भी आप देखेंगे ब्राइटनेस फुल करके ही देखोगे आप, क्योंकि उससे कम में प्रॉब्लम होगी देखने में, पक्का कह रहा हूं मैं। एडिटिंग की बात करूं तो 2 घंटा 44 मिनट की फिल्म है, लगभग 3 घंटा आप कह सकते हो। लंबी लग सकती है ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा गंभीर विषय है, सीरियस फिल्म है। पात्रों के साथ आपको ड्राइव भी होना पड़ेगा, चाहे वो जसवंत का पात्र हो फर्स्ट हाफ में, या फिर हमारे सीबीआई अफसर का जिसका नाम समुद्र सिंह है उसका पात्र हो अर्जुन रामपाल का सेकंड हाफ में। इवन पंजाब पुलिस का पर्सपेक्टिव समझने लगते हो या उनके हिसाब से फिल्म देखने लगते हो, कोई भी कैरेक्टर चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके साथ आपको ड्राइव होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि फिल्म कटनी चाहिए थी। ठीक है, 2.25 घंटे की फिल्म है, थोड़ा सा आपको जोन में जाना पड़ेगा वो पर्सपेक्टिव समझने के लिए। ऐसी फिल्मों में ऐसी चीजें चल जाती हैं और 3-3 घंटा आदमी खींच लेता है। गॉडफादर जैसी फिल्में देखी हैं जिन लोगों ने, तो वो समझते हैं कि 3 घंटा 4 घंटा चलने दो फिल्म, अगर ऐसी फिल्म है
एक्टिंग जब इंपैक्टफुल होती है तो आप देख जाते हो। कई बार जरूरी भी होता है ओवरऑल फिल्म का थीम समझने के लिए, आप अपने लेवल पर आकलन कर सकें उसके लिए। ऐसा नहीं है कि फिल्म यदि प्रोपोगेंडा है तो आप उसमें खो जाओ, नहीं, जो भी है आंखें बंद करके मान मत लो, अपनी बुद्धि का भी, विवेक का भी यूज करो। पता लगना चाहिए आपको कि कहीं अगर प्रोपोगेंडा है तो कहाँ गुड प्रोपोगेंडा है, कहाँ खराब प्रोपोगेंडा है, कहाँ स्पून फीड किया जा रहा है मुझे, कहाँ पे फिल्म मेकिंग लूज पड़ रही है। वो सब समझने के लिए 3 घंटा मुझे लगता है चल सकती हैं ऐसी फिल्में। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूं तो स्लो है, सीरियस है, ज्यादा कैची उतना नहीं है, लेकिन फिल्म के मूड के हिसाब से बहुत अप्रोप्रिएट है। धीमा है बट इंपैक्टफुल है। गाने फिल्म में नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं थी, ऐसी फिल्मों में गानों की कोई जरूरत नहीं होती है। ये काम अच्छा किया कि कोई फालतू का गाना नहीं डाला बीच में गुरबानी कहीं पे बजती है, वर्सेस बजते हैं, और वो जहां पे डाले गए हैं वो अपना काम करने में कामयाब रहे हैं। प्रोडक्शन डिजाइन की मैं स्पेशल बात करनी चाहूंगा क्योंकि 90s के एरा की फिल्म दिखाई है, तो गाड़ियां, कपड़े, टेलीफोन, टीवी, घर, जो घरों की बनावट होती है, पंजाब के घर अगर आपने देखे हो, शहर के भी और गांव के घरों की बनावट भी, और थोड़ा सा प्रोडक्शन डिजाइन में, अब उसे प्रोपेगेंडा नहीं कहेंगे लेकिन हाँ पॉलिटिक्स है जब फिल्म में, तो सीएम के घर की दीवारों पे जो नेहरू की, इंदिरा की फोटोज टंगी हुई हैं वो सब ऑन पॉइंट दिखाया है। जान करके किया है या ऐसे ही हो गया, जान करके की जाती है भाई, प्रोडक्शन डिजाइन एक डिपार्टमेंट होता है। कूडोज टू दैट टीम, बढ़िया किया प्रोडक्शन डिजाइन ने काम। मेकअप और कॉस्ट्यूम टीम्स को भी कूडोज। केपीएस गिल का पात्र हो या बेअंत सिंह का, एकदम एप्ट लग रहे हैं। कुछ फोटोज ऐसी हैं, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा मुझे मिली तो, वो रिक्रिएट करने का जो प्रयास किया है और पूरा सक्सेसफुल रहे हैं उसमें। एक सीन दिलजीत के कैरेक्टर का है भाई, जो मेकअप किया है ना, वो वही सीन है जो मैं कह रहा हूँ कि मैं स्क्रीन पर नहीं लगाना चाहता, वो आप फिल्म में ही देखें, बहुत ज्यादा अपीलिंग है। मतलब मेकअप टीम ने भी बढ़िया काम। तो ये हो गई फिल्म की बात। अब आते हैं असल मुद्दे पे, फिल्म की पॉलिटिक्स पे, किया भाई कितनी सच्चाई है, कितना प्रोपेगेंडा है, कितना एजेंडा है। सबसे पहली बात तो प्रोपेगेंडा पे मैं कई बार बोल चुका हूं अपने लाइव्स में, अगर आपने नहीं सुना है तो थोड़ा सा वही मैं बता देता हूं कि भाई फिल्म मेकिंग पढ़ने वाले या फिल्म बनाने वाले से भी आप बात करेंगे, जो स्क्रिप्ट्स लिखते हैं या जिन्होंने सचमुच में फिल्म मेकिंग की पढ़ाई की है, फिल्म मेकिंग समझते हैं, उनसे आप बात करोगे तो आप जानोगे ये प्रोपेगेंडा वर्ड जो होता है ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है भाई। वो हमको बता दिया जाता है हिटलर का एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, ठीक है था, होगा नेगेटिव कैरेक्टर, लेकिन वही गोबल्स कितना स्मार्ट था इस बारे में कोई बात नहीं करता। वो एक ट्रेंड आ गया है पिछले कुछ समय में, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, ये कि प्रोपेगेंडा है, ये है वो। अरे भाई ऐसे लोगों से तो मैं कहूंगा सवाल किया करो कि भाई कैसे, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स का, आर्टिस्ट का आप नाम लो, काम बताओ उनका, उसके लिए आपको भी अच्छा काम देखना पड़ेगा। जो लोग कह देते हैं ना कि ये प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा, हाँ है भाई प्रोपेगेंडा, तो इफ इट्स अ गुड प्रोपेगेंडा ऑल्सो इट्स अ गुड पीस ऑफ आर्ट, देन यू मस्ट अप्रिशिएट इट। और लोग कह देंगे धुरंधर प्रोपेगेंडा है, राइट विंग वाले उसे डिफेंड करने में लग जाते हैं, नहीं ये तो ये हुआ था वो हुआ था। मूर्खता है ये। हाँ है प्रोपेगेंडा, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ या फर्स्ट वाली धुरंधर हम बात कर लें, इतना शानदार, इतना सटल प्रोपेगेंडा है वो, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। भाई आई एम प्राउड ऑफ इट। इतना शानदार पीस ऑफ आर्ट वो है। यही असली फिल्म मेकिंग होती है। लूप होल्स का फायदा उठाया जाता है, उसमें कहानी पिरोई जाती है, उसमें पात्र पिरोए जाते हैं, यही तो गेम है ना भाई। प्रोपेगेंडा नेगेटिव शब्द कैसे हो गया, कब से हो गया? आप हॉलीवुड की फिल्में उठा करके देखिए, लगभग हर फिल्म में, या जिनको भी हम अच्छी फिल्म कहते हैं, उनमें प्रोपेगेंडा होगा। और यदि वो अच्छी फिल्म है, एक्टिंग के बेसिस पे, सिनेमेटोग्राफी के, म्यूजिक के, साउंड के, स्टोरी के, डायलॉग्स के, सब में अगर वो टॉप नॉच है और सटल प्रोपेगेंडा की लेयर उसमें बिछाई गई है, दैट इज गुड सिनेमा। मुझे तो भाई बहुत पसंद आई थी धुरंधर, और प्रोपेगेंडा है उसमें, प्रोपेगेंडा की लेयर तो क्यों ना हो। वही है ना, लोगों के आर्ट की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होती है उसमें। अरे हमारी पिक्चर को प्रोपेगेंडा कैसे बोल दिया, या जर्मन कुत्ते ने बोल दिया। अरे भौंकने दो यार, अब उसको नहीं पता है साला आर्ट क्या होता है, तो हम क्या कर सकते हैं। वरना तो यही सब देख रहे हैं ना, पठान, वॉर ये बन रही है ना, ये सब टट्टियां, कौन देख रहा है ये सब। इसीलिए भाई मैं तो कभी इस बात से ऑफेंस लेता नहीं हूं जब कोई कहता है धुरंधर प्रोपेगेंडा। हाँ भाई थी, गुड प्रोपेगेंडा थी, तुम भी बनाओ, रोका किसने है। लेफ्टिस्ट भी बनाए, राइट विंग भी बनाए, फिर हम कंपेयर करेंगे कि किसका प्रोपेगेंडा बेटर है। सेक्रेड गेम्स 2 एक प्रोपेगेंडा था ना, लेकिन हक दिया था। फर्स्ट पार्ट यानी कि सीजन 1 सबने पसंद किया, सेकंड सीजन पे सबने हक दिया, क्योंकि आपने स्पून फीडिंग करी, आपने प्रोपेगेंडा के नाम पे मुंह पर फेंक कर मारा अपना एजेंडा, नहीं पसंद आया किसी को। ऐसा ही होता है, तो लेफ्ट के साथ भी ऐसा होता है, और राइट वाला भी कोई करेगा, टट्टी फिल्म बनाएगा, तो देखा है हमने ऐसी ऐसी फिल्में बनी हैं। देश की इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की आखिरी सवाल कर रही थी, वो जाकर के देखो लोगों ने कितना आखिरी सवाल सुना। तो भाई अच्छा पीस ऑफ आर्ट बनाओगे तो धुरंधर की तरह तारीफें खाओगे, वरना फिर गालियां तो खा ही रहे हैं। इसी तरीके से ये रूल इस फिल्म पे भी लागू होता है,
ठीक है, कोई से प्रोपेगेंडा कह सकता है, कांग्रेस कह सकती है, लेफ्टिस्ट कह सकते हैं, लेकिन कुछ लूप होल्स इसमें भी थे, पर कुछ बढ़िया फैक्टर्स भी थे। सबसे पहले पंजाब का अगर हम सीन समझें, और जो लोग जानते भी हैं 70 के 80 के दशक का जो पंजाब का हाल था, जो लोग जानते हैं कि मिलिटेंसी इस लेवल की फैल गई थी कि अगर कड़े कदम ना उठाए जाते तो पंजाब आज भारत का हिस्सा ना होता। इसलिए आर्मी ने और काफी लेवल पे पंजाब पुलिस ने भी जो किया वो उस समय कुछ लेवल पे कुछ मात्रा में करना जरूरी था। नहीं तो आप बताओ ना भाई, कैसे खत्म करोगे टेररिज्म? आप बताओ मुझे। नहीं कर रहे थे ना मिलिटेंट सरेंडर, क्या करते? नहीं मारते तो। एक चीज जो मुझे कई बार लगता है कि गलत हुई अपने लेवल पे, कि हरमंदर साहब पे जो गोला बारूद दागा गया वो चीज नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर वही बात आती है कि हर सिक्के के दो पहलू हो जाते हैं। अंदर उस समय जो लोग बैठे हुए थे और वो जिस तरीके की चीजें, जिस तरीके का असला लेकर बैठे थे, सोचिए आप जिसे गुरु का द्वार कहते हो, वहां पे असला बारूद, AK-47, रॉकेट लॉन्चर, बम, गोला लेकर के लोग बैठे थे, आतंकी बैठे थे। क्या ऑप्शन था? लोग कह देते हैं कि फूड सप्लाई काट देते। अंदर वो लोग बाकियों का, इनोसेंट लोगों का मर्डर करने को तैयार बैठे थे। सिचुएशन इस लेवल की खराब थी कि हो सकता है आर्मी को लगा हो उस समय कि यार ठीक है, कोई भी देश की आर्मी अपने लोगों पे टैंक नहीं चढ़ाती इस तरह। उस पूरे सबक के बाद भी, खासतौर पे 84 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जिस तरीके से चीजें खराब हुई थी, पहले तो दिल्ली में जो भी दंगे हुए, सिखों का नरसंहार किया एक पार्टी विशेष ने। जी हाँ, पहला ऐसा दंगा था शायद इस देश का कि जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा धार्मिक या मजहबी दंगा वो नहीं था। वहां पे एक पार्टी विशेष ने केवल अपनी नेता की हत्या का रिवेंज लेने के लिए इनोसेंट सिखों को जिंदा जलाया दिल्ली में। और ये फैक्ट है, इसमें मैं कुछ बना के तो बोल नहीं रहा। और उसके बाद असली पॉलिटिक्स शुरू हुई। कांग्रेस के किन्हीं बड़े आकाओं को खुश करने के लिए, चाहे अलग अलग स्टेट्स के सीएम थे, पंजाब जैसे छोटे मोटे नेता थे, जो सिख नेता भी, खुद सिखों का नरसंहार किया जिन्होंने। और पंजाब पुलिस भी उस जेनोसाइड में इन्वॉल्व थी। और वो नरसंहार अगले 10 साल चला। इस पर ही मेन ये फिल्म बेस्ड है। वो 1995 का दौर जब आतंकी बोल करके, मिलिटेंट्स बता करके आम लोगों को, इनोसेंट लोगों को स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर किया जा रहा था। पंजाब में जो 70-80 के दशक में जो इंसर्जेंसी फैली थी वो खत्म तो हो गई थी, लेकिन 1-2 साल में शांत नहीं हुई थी। दशक भर तक पंजाब पुलिस ने उसका फायदा उठाया, लाभ लेती रही। गैंगलैंड की तरह गेम चल रहा था अगले 10 साल। 25,000 से ज्यादा लोग जिन्हें लावारिस लाश बोल करके पंजाब पुलिस ने जलाया, बहाया। केवल तरन तारण जिले में 2,000 से ज्यादा लोगों को जला दिया गया, मार दिया गया, कोई पता नहीं लावारिस लाश से। ये सब किस लिए? क्योंकि पुलिस को प्रमोशन मिल रहा था, उन्हें अपना फायदा हो रहा था। ऐसे में जसवंत सिंह जैसा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जिसकी ये कहानी है, जो खड़ा होता है इन सब लोगों के लिए, कोर्ट में रिट लगाता है। कुछ लोग इस पे डाउट कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ये बंदा विदेशों तक क्यों गया, कनाडा तक गया, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, एमनेस्टी जैसे लोगों को इन्वॉल्व किया। लेकिन ये सवाल हम आज कर सकते हैं क्योंकि आज हम स्थिति में हैं, पंजाब भी स्थिति में है, और अभी स्थिति बहुत ऐसी चेंज हो गई है कि सिखों को, कुछ ग्रुप ऑफ सिखों को उस लेवल का रेडिकलाइज किया गया है कि हम तो भाई अलग ही हैं। और आज की स्थिति से नहीं, आप ये सोचिए कि 1995 में क्या स्थिति रही होगी, जब मारने वाली भी पुलिस है, मरवाने वाले राज्य के नेता हैं जो एक विशेष पार्टी के हैं, केंद्र में भी वही पार्टी बैठी है। तो आप बताओ कि जांच होती तो होती कैसे? कौन देगा इंसाफ? ये कुछ सवाल हैं जिनके साथ आपको ये फिल्म छोड़ जाती है। माना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, वो कहावत होती है, लेकिन क्या कंडीशन ऐसी हो जानी चाहिए थी कि गेहूं खत्म हो चुका है फिर भी घुन को लगातार पीसा जा रहा है? क्यों? क्योंकि किसी को नौकरी में प्रमोशन मिल रहा है, तो किसी को कोई राजनीतिक फायदा हो रहा है, उसकी गद्दी सेफ है। ये कुछ चीजें हैं जिनके साथ फिल्म आपको छोड़कर जाती है। कुछ लूप होल्स भी हैं, जैसा कि मैंने कहा, बेअंत सिंह जो तब के पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनकी हत्या हुई थी। उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो मिलता है कि बब्बर खालसा ग्रुप का इसके पीछे हाथ था। फिल्म में वो एंगल कुछ नहीं दिखाया गया है। हालांकि पूरी फिल्म में खालिस्तान या बब्बर खालसा या किसी भी ऐसे ग्रुप का नाम तक नहीं लिया गया है। इसको आप कह सकते हो कि सटली निकाल दिया गया। ऐसा ही चमकीला फिल्म में भी हुआ था कि नाम नहीं लिया था, यहाँ पे उन्हें मिलिटेंट्स को खड़ के, पंजाबी में हम बोल देते हैं, वो बोला गया है। बेअंत सिंह की मौत के लिए दिखाया गया कि एक पुलिस वाला है, हवलदार, जिसकी फैमिली को उसी के पुलिस वाले साथियों ने फेक एनकाउंटर में मार डाला था। वो बदला लेता है बेअंत सिंह को मार के। असल में भी वैसे बेअंत सिंह को मारने वाला एक पुलिस वाला ही था। पंजाब में इस लेवल की हत्याएं हुई थी उस समय पे, हिंदुओं की भी, और सिख दूसरे सिखों को भी मार रहे थे। आप सोचिए ना, बेअंत सिंह सरदार ही तो थे ना, तो इस लेवल की हत्याएं हुई। अमर सिंह चमकीला को किसने मारा आज तक नहीं पता।
सब किंवदंती है। किन्होंने मरवाया? बब्बर खालसा ने मरवाया, किसी और ग्रुप ने मरवाया। अब ऐसा ये केस था बेअंत सिंह के लिए, पुलिस वाला तो था ही जो इन्वॉल्व, लेकिन ये भी कहा जाता है कि बब्बर खालसा का भी इन्वॉल्वमेंट था। पुलिस को और मेनली केपीएस गिल का जो पात्र दिखाया गया है उसको एक बात रिपीट करता दिखाया गया है कि भाई मैंने पंजाब से टेररिज्म खत्म किया, हमने मिलिटेंसी खत्म की है, ऐसे ही मारना पड़ता है, वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर। तो जब आप केपीएस गिल की ये बात सुनते हैं तो किसी लेवल पर आप उनसे रिलेट भी करते हैं, लेकिन आप केपीएस गिल के बारे में और पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि अनडाउटेडली वो बंदा पंजाब से मिलिटेंसी खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन उन पर और भी कई आरोप हैं। जाकर पढ़िएगा, चरित्र के उतने खास अच्छे नहीं थे वो, काइंड ऑफ आप कह सकते हो ना कि वो कहते हैं कि यू ईदर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। इनका चरित्र भी थोड़ा थोड़ा वैसे ही था। पंजाब में शुरुआत में आप मार रहे थे मिलिटेंट्स को, मजबूरी थी, लेकिन फिर आपको मजा आने लगा तो इनोसेंट लोग भी आपने पीसने शुरू कर दिए। बाकी उनका जीवन कैसा बीतता है, पूरा तो जीवन नहीं दिखाया, लेकिन उनका जो भी दिखाया है फिल्म में वो आपको देख करके अच्छा लगेगा कि अंत में असल में पिसता कौन है ऐसे में। अच्छा, इसमें एक चीज रिलेट हो सकती है, कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई पंजाब की कंडीशन और कश्मीर की कंडीशन लगभग सेम थी, या जो हम इस्लामिक टेररिज्म की बात करते हैं, उस मिलिटेंसी की बात करते हैं, वो भी तो सेम है। यहां थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि हम बात करते हैं सिखों में जो रेडिकलाइजेशन आया, ये किसी बुक से या किसी आइडियोलॉजी से नहीं आया है, ये टोटली पॉलिटिकली ड्रिवन है। वहीं अगर हम इस्लामिक टेररिज्म की बात करते हैं, वो एक आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है, क्योंकि आप एक बच्चा पैदा होता है, उसे आप बचपन से अगर बताना शुरू करोगे कि भाई देख तेरा जो गॉड है ना वो असली है, दूसरे वाला जो भी है उसकी गर्दन काट दे, उसको मार दे, उसका रेप कर दे, उसमें बम मार दे, कुछ नहीं होगा, तुझे सवाब मिलेगा, देन दैट इज प्रॉब्लमेटिक, और वो आइडियोलॉजिकली प्रॉब्लमेटिक है। अगर कहीं पे इस तरीके की पढ़ाई चल रही है, कोई बुक ये पढ़ा रही है, तो प्रॉब्लम बुक की है, उस तरीके की पढ़ाई की है जो वो पढ़ लेगा। इट्स नॉट अबाउट इफ समवन इज बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली और वो अगर ये पढ़ता है, मैं एक हिंदू हूं और बचपन से कोई मुझे ये शिक्षा देनी शुरू कर दे तो मैं भी रेडिकलाइज हो जाऊंगा ना उस लेवल का। तो यहां प्रॉब्लम आइडियोलॉजी में है। वहीं अगर हम सिखों की बात करें तो किसी गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं लिखा है कि इसको मारना है, उसको काटना, ना खालिस्तान लेना, कहीं नहीं लिखा है। ये प्रॉपरली पॉलिटिकली ड्रिवन था। कुछ लोगों को, कुछ परिवारों को अपने हाथ में सत्ता चाहिए थी, अपने हाथ में स्टेट चाहिए था, इसलिए ये पूरा खेल किया गया। तो यहां थोड़ा सा दोनों चीजों में अंतर आ जाता है। दोनों तरह की मिलिटेंसीज में, दोनों तरीके के टेररिज्म अगर हम कह दें, उसमें भी अंतर आता है। भिंडरावाला या इस तरीके के बब्बर खालसा ग्रुप्स जो है, ये किसी बुक से ड्राइव नहीं हो रहे हैं, इनको इंसान ड्राइव कर रहे हैं। दिस इज पॉलिटिकली ड्रिवन। तो ये एक मेन डिफरेंस है। कई लोग इसको मिक्स कर देते हैं कि यार ऐसा सीन तो फिर कश्मीर में भी था। नहीं, दोनों चीजों में अंतर था, वो अंतर समझना जरूरी है। फिल्म की बात करूं तो कुल मिला के फिल्म ग्रे है, अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं लोगों के, और होने भी चाहिए। कोई भी साइड कंप्लीटली ठीक नहीं थी। जग जाहिर है कि पंजाब में प्रॉब्लम थी और पंजाब को मिलिटेंसी से बचाना जरूरी था, लेकिन एक सच ये भी है कि पंजाब पुलिस भी पूरी तरह दूध की धुली नहीं थी। उन्होंने भी कांड किए और उन्हीं को उजागर करती है फिल्म सतलुज या पंजाब 95। ZEE5 पर फिल्म अवेलेबल है। मैं तो कहूंगा जरूर देखें, अच्छी लगे बुरी लगे आपको जो भी लग सकती है, लेकिन इसके बारे में बात करें दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अपडेट और एक वजह है जिस वजह से मुझे ये बीच में वीडियो इस तरीके से डालनी पड़ रही है इस फॉर्मेट में, क्योंकि जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब तक फिल्म ZEE5 पे अवेलेबल थी। लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है, और जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये अपडेट है कि फिल्म ZEE5 से हटाई जा चुकी है। क्या कारण है, क्यों है, कुछ नहीं पता। अभी सेंसर ने हटवाई है, सरकार ने हटवाई है, लॉजिक मुझे तो समझ आ नहीं रहा। कारण सरकार क्यों हटवाएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, फिल्म जहां भी मार रही है या तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार की मार रही है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री की मार रही है, पंजाब पुलिस की मार रही है, उस समय की पंजाब पुलिस। तो देखा जाए तो करंट गवर्नमेंट को तो शायद इलेक्शन में इससे फायदा ही होता है, लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है। अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि सरकार ने हटवाई या सेंसर ने, तो भी कुछ कह नहीं सकते। तो आप अगर फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको किस तरह देखनी है मैं बता नहीं सकता, लेकिन आपको पता ही होगा। कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि आपको फिल्म कैसी लगी अगर आपने देख ली है तो, और आने वाले पंजाब चुनावों पे क्या ये इंपैक्ट डालेगी, और यदि हाँ अगर आपको ऐसा लगता है तो किसको फिल्म फायदा पहुंचा सकती है। अगर बीजेपी को या उसके साथियों को, तो फिर ये फिल्म बैन क्यों करी गई थी इतने साल से, और अगर कांग्रेस को तो कैसे, कृपया मुझे बताएं। और अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।